सिंह साहब स्वागत है। मैं आपके इंटरव्यू का जिक्र कर रहा था इसमें आपने कहा कि एक वाकया, एक मौका था, आपके सामने भी आया था, जब आज से 40-45 साल पहले ही आप इस अतीक अहमद का अंत कर सकते थे, लेकिन तब भी पॉलिटिकल प्रेशर्स ने इसको बचा लिया। इसके ऊपर जो सियासी सरपरस्ती थी, वो सियासी हाथ इतने मजबूत थे कि इसको बचाकर ले जाते थे। एक बार जरा आपसे वो वाकया हम सुनना चाहते हैं। आप इलाहाबाद में पोस्टेड थे, आपने बताया कि आपने रेड किया था इसके डेन पर। देखिए, अंत करने की बात तो मैंने नहीं कही है, लेकिन हाँ, जो आप जिस घटना का वर्णन कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो हुआ था जब मैं वहाँ 1989 में एसपी सिटी के बतौर मैं वहाँ पोस्टेड था। और मुझे लगभग मैं वहाँ 2 साल पोस्टेड रहा। और उस समय अतीक अहमद बहुत माफिया डॉन की तरह नहीं उभरा था। वो एक मामूली क्रिमिनल था, गैंगस्टर भी नहीं था, मामूली क्रिमिनल था, जो स्क्रैप का रेलवे डिपार्टमेंट में, रेलवे विभाग में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का और स्क्रैप का वो बिजनेस लेता था या उससे रंगदारी करता था। जमीन को खाली कराने में भी थोड़ी छोटी मोटी भूमिका रहती थी, पैसे एक्सटॉर्ट करने की भी थी। लेकिन इसका जो आका था, जो इसका रियल दादा था, वो चांद बाबा था, जिसकी अच्छा। इसने हत्या की। और चांद बाबा का अपना गैंग था, और उस गैंग में छम्मन और कई लोग थे जो इसके साथ थे। एक्चुअली शुरुआत तब हुई जब 1989 के स्टेट इलेक्शन में, स्टेट असेंबली के इलेक्शन में दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए। चांद बाबा ने भी इंडिपेंडेंट के तौर पे वहां इलेक्शन लड़ा, और अतीक अहमद ने भी एक स्वतंत्र उम्मीदवार की तरह दोनों ने उम्मीदवारी भरी और दोनों इलेक्शन लड़े। लेकिन इलेक्शन रिजल्ट निकलने के पहले ही चांद बाबा की हत्या हो जाती है। और अतीक, कहा तो जाता था कि अतीक अहमद ने उसे मारा था या मरवाया था, लेकिन उसका नाम एफआईआर में नहीं हुआ। मुझे याद है, जब चांद बाबा की हत्या हुई थी तो अ, मुसलमानों में बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया हुई, और काफी वहां पे जुलूस उसको दफनाने के वक्त भी निकाला गया। हमने बहुत एहतियाती तौर पे बहुत उसके पोस्टमार्टम को सीक्रेट रखने की कोशिश की, रातों रात करवा, लेकिन फिर भी भीड़ काफी थी, बहुत बहुत बड़ा जुलूस निकला। और मैंने उस डेड बॉडी को पूरे शहर में घुमाने की इजाजत नहीं दी। और हमने चांद बाबा के परिवार वालों से भी कहा कि जो भी सच्चाई है, जिसके भी विरुद्ध तुम एफआईआर दर्ज कराना चाहते हो, नामजद एफआईआर, तुम करा सकते हो। लेकिन उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो अतीक अहमद को नामजद कर सके। बहरहाल वो एक अननोन क्रिमिनल की तरह उसका अंत हुआ। फिर चांद बाबा के जाने के बाद ये इसका वर्चस्व बढ़ता गया। और 1989 का एक वाकया जो मैं सुनाना चाहता हूँ, वो ये हुआ कि इसने एक रविवार का दिन था, दोपहर थी, करीब 1:30-2 बजे की बात है ये। और धूमनगंज थाने में अतीक अहमद ने फोन किया कि वो एसओ से, थानाध्यक्ष से बात करना चाहता है। कोई समस्या रही होगी, बात करना चाहता है। उस समय थानाध्यक्ष के बारे में बताया गया कि वो गश्त पे निकला हुआ है। और वहां पे एक सेकंड ऑफिसर, एक सब इंस्पेक्टर जो ड्यूटी ऑफिसर था, कोई राय करके था, उसने फोन अटेंड किया और उसने कहा कि साहब, थानाध्यक्ष महोदय बाहर गश्त में निकले हुए हैं, जब आएंगे तो मैं बात करा दूंगा। उसके करीब आधे घंटे 45 मिनट के बाद अतीक अहमद ने फिर फोन किया, और तब तक फिर वो थानाध्यक्ष नहीं लौटे थे, और राय ने फिर वही जवाब दिया कि साहब अभी गश्त पे हैं, अभी लौटे नहीं है, जब लौटेंगे तो मैं आपकी बात करा दूंगा। इस तरह ये एक दो बार ऐसी बात हुई, और वो झल्ला के उसने कहा कि तुम साले ये चाहते हो कि वो हमसे बात ना करे, इसलिए तुम उसको छुपाए हुए हो, वो अपने क्वार्टर में सो रहा होगा और मैं भी आता हूँ और तुम्हारी खैर करता हूँ। बताया ये जाता है कि उसने एक दो थप्पड़ भी मार दिए, आने पे, थाने में आने पर उसने सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ भी मार दिए, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि सब इंस्पेक्टर ने ये बात नहीं कहा। लेकिन सब इंस्पेक्टर ने तत्काल मुझे फोन करके कहा कि आज मुझे बहुत ह्यूमिलिएशन हो रहा है, इतने साल की नौकरी के बाद एक विधायक जो अभी जस्ट विधायक हुए हैं, और उन्होंने मुझे गाली दिया और मुझे ह्यूमिलिएट किया, और वो भी मेरे थाने में, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने तत्काल उस सब इंस्पेक्टर को कहा कि तुम अपनी तरफ से एक मुकदमा दर्ज करो, कि सरकारी कार्यों में इसने दखलंदाजी की है। और आईपीसी के रेलेवेंट सेक्शंस में मैंने उसको निर्देशित किया कि तुम इसमें मुकदमा दर्ज करो, एंड वी मस्ट एक्ट, क्योंकि ये पूरे पुलिस के विभाग की प्रतिष्ठा के ऊपर है। और हमने तत्काल कहा कि मुकदमा दर्ज करके मुझे बताओ, और मैं उसको अरेस्ट करूंगा, जी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसको अरेस्ट किया जाएगा। और इसी बात को लेकर मैंने वहां के लोकल सर्किल ऑफिसर ओपी सागर थे, उनको मैंने खबर दी। उस समय तो मोबाइल फोन हुआ नहीं करता था, लैंडलाइन या वायरलेस से ही बातें हुआ करती थी।
और हम दोनों ने, हमारे पास फोर्स की कमी थी, हमारे पास एक प्लेटून पीएसी, उस एक प्लेटून पीएसी को हम लोगों ने बांट लिया। सर्किल ऑफिसर डीएसपी जो थे उनको हमने 1.5 सेक्शन दिया और 1.5 सेक्शन मैं स्वयं रखा, और एक दो और सिपाही थे जो हमारे गनर्स थे और ये। और उसके बाद मैंने ये कहा कि आप जाइए उनके ऑफिस में और अतीक अहमद के ऑफिस में आप रेड कीजिए और मैं उसके गांव पे जाता हूं और गांव पे मैं रेड करता हूं। मुझे पूरा विश्वास था कि गांव में वो मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार का वाकया कुछ देर पहले हुआ था उससे ये लगा कि वो जरूर घर में होगा। जी सर। और मैं जब गया वहां पे तब तक शाम हो चुकी थी, लगभग 4:30 5 या 5:30 हो रहा था, अंधेरा होने वाला था कुछ। जब मैं उसके गांव में गया तो उसके घर पे वो मिला नहीं, और मैं बहुत ही निराशापूर्वक हूं कि मैं घर से वापस लौट रहा था तो रास्ते में वो मुझे मिला। गांव से लगभग 400-500 मीटर दूर और मे भी आधा किलोमीटर दूर पे वो जो सड़क होती है, कच्ची सड़क होती है या उस प्रकार की सड़क थी, मुझे याद है, वहां पे उससे मेरी आमना सामना हुई। और मैंने उसको ललकारा, मैंने कहा कि इस तरह की बदतमीजी तुमने किया है, आपने किया है, क्योंकि वो विधायक था, वो आपने किया है, और आप जो है सो थाने चलेंगे और आपको अरेस्ट किया जाएगा और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, उसे बहुत ही मुझे नहीं लगा कि उसे कभी ये चिंता होगी या कभी उसे इस बात का अनुमान होगा कि कोई पुलिस ऑफिसर आके मुझे मेरे ही गढ़ में और मेरे ही गांव के पास वो मुझे इस प्रकार का चैलेंज करेगा कि वो गिरफ्तार करने आया है। तो उसने कहा कि एसपी साहब, आप गिरफ्तार तो मुझे नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते कि ये मेरा इलाका है और यहाँ पे लगभग 10,000 लोग हैं। सचमुच में होंगे, 10,000 तो नहीं होंगे, लेकिन 1,500-2,000 लोग तो इकट्ठा हो रहे थे छतों पर और इन सब जगहों पर, क्योंकि वहां जी पे हमारे पास भी करीब 12-13-15 पुलिसकर्मी थे और सभी राइफलें, 303 राइफल वगैरह लेकर थे। उसने कहा कि गोलियां चलेंगी और यहाँ पे लाशें गिरेंगी। तो हमने कहा कि देखिए विधायक जी, लाशें चलेंगी तो हम लोग भी रिटेलिएट करेंगे। हमारी पुलिस की फ़ोर्स भले कम हो, लेकिन हम लोग भी उस पे रिटेलिएट करेंगे और उस पर गोली का जवाब गोली से देंगे। लेकिन अरेस्ट तो करके ही रहूँगा मैं। अगर आप अरेस्ट नहीं करने देंगे, तो थाने पे आप नहीं अगर जाएँगे, तो मैं आपको गाँव भी नहीं जाने दूँगा। आप यहीं पे तब तक रहेंगे, और जब कोई पुलिस ऑफिसर कहता है कि यू आर अंडर अरेस्ट, तो दैट मीन्स यू आर अंडर कस्टडी, यू आर अंडर पुलिस कस्टडी। और इस तरह के बहुत जोशो-हवास में हो रहा था। इतने में हमारे सर्किल ऑफिसर ओपी सागर भी आ गए। जी उनके सर। पास भी 1.5 सेक्शन की पीएस थी। उससे भी मैं थोड़ा उत्साहित हो गया, आशान्वित हो गया कि वो है। इसी बीच कई लोग वहाँ आ गए, बहुत पॉलिटिकल नेता वहाँ पे आ गए, कुछ सिटिंग एमएलए आ गए, कुछ एक्स एमएलए आ गए, और फिर राजनैतिकरण शुरू हो गया। पॉलिटिसाइज़ेशंस और पॉलिटिक्स सर, शुरू हो गया। सर फाइनली उसको आप अरेस्ट कर पाए उस दिन या नहीं? नहीं, उसको हम अरेस्ट नहीं कर पाए, ठीक। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब ऊपर से आदेश इस तरह के आने लगते हैं, तो आदमी मन महसूस कर रह जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।